नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं बात करूँगा कि जो बिल्डिंग्स अवैध रूप से निर्मित हो गई हैं या उनमें से किसी बिल्डिंग का कोई भाग ऐसा बन गया है जो कि पहले से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत है, समन सीमा के अंतर्गत है अथवा नहीं है, या बिल्कुल भी किसी भी तरह से वो पास नहीं है और वो स्वीकृत योग्य भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में कंपाउंडिंग की क्या स्थिति बनती है। तो आज मैं कंपाउंडिंग बायलॉज पे बात करूँगा। मैंने अपने पास ये कंपाउंडिंग बायलॉज रखा हुआ है। मैं इसको क्रम से इसकी परिभाषाओं पे बात करूँगा, इनको मैं पढ़ता रहूँगा और इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए और क्लियरली हर बिंदु का जवाब आपको मिल जाए। तो इसमें कुछ कमेंट्स भी लोगों के आ रहे थे कंपाउंडिंग के बारे में कि सर पहले कोई मकान बन गया है तो वो कंपाउंड कराना पड़ेगा या उसका नक्शा पास कराना पड़ेगा। तो इसका जवाब ये है कि कोई भी निर्माण जो पहले से स्वीकृत नहीं है और वो हो चुका है तथा वो स्वीकृत योग्य श्रेणी में है, मतलब बिल्डिंग बायलॉज और नियमों के अधीन वो स्वीकृत किया जा सकता है, तो उसकी श्रेणी कंपाउंडिंग की बनती है। वो समन में जाएगा, वो प्रस्तावित मानचित्र में नहीं जाएगा। किसी ने ये बात पूछी है कि सर कंपाउंडिंग का नक्शा क्या ऑनलाइन पास होता है या ऑफलाइन होता है। दोस्तों, कंपाउंड का जो नक्शा है वो ऑफलाइन ही पास हो रहा है। इस समय ऑनलाइन किए जाने की उसकी अभी प्रणाली लागू नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कंपाउंडिंग के बायलॉज हैं वो पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू हैं और ये जो बायलॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यही बायलॉज पूरे प्रदेश में लागू हैं, यही दरें, यही बायलॉज पूरे प्रदेश में लागू हैं। दोस्तों, ये बायलॉज जो हैं इनका नाम है समन उपविधि 2009 और ये प्रकाशित की गई थी 14 जनवरी 2010 को। तो इस डेट से ये बायलॉज प्रभावी हैं, 14 जनवरी 2010 से। तो अब क्रम से बात कर सकते हैं कि अपराधों का समन कैसे किया जाता है, इसका कौन सा एक्ट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत किसी ऐसे निर्माण का जो स्वीकृत योग्य है उसको समन किए जाने का प्राविधान इस एक्ट में है और इस एक्ट के अधीन ही संबंधित क्षेत्र के उपाध्यक्ष को समन करने का अंतिम अधिकारी अधिकृत किया गया है और ऐसे अपराधों को समन किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ ये बात बतानी आवश्यक है कि जो प्रस्तावित मानचित्र हैं और स्वीकृत योग्य नियमों के अंतर्गत हैं वो आपको स्वीकृत कराने के लिए प्राधिकरण में आप क्लेम कर सकते हो कि भाई हमारा क्यों नहीं पास करोगे, वो आपका अधिकार है। लेकिन समन जो भी किए जाने वाले प्रकरण हैं वो नियमों के अंतर्गत समन की सीमा तक ही आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा ये समन कर दिया जाए। जो समन की सीमाएं हैं उनके अतिरिक्त किया गया निर्माण समनीय नहीं होता है और इसको आप किसी भी तरह असमनीय भाग को अधिकार स्वरूप या किसी भी स्वरूप में समन कराने के लिए अधिकारी नहीं है। ये समन नहीं किया जाएगा जो भी निर्माण असमनीय है। क्या असमनीय है इसकी परिभाषा अभी इसी समन विधि के अगले चरणों में आपको मिलेगी, पता लगेगी, बात करेंगे उस पर। और दूसरा है कि समन योग निर्माण से संबंधित अपराध का समन इस प्रतिबंध के साथ किया जाएगा कि असमनीय निर्माण से संबंधित अपराध को अभियुक्त आगे गतिमान नहीं रखेगा तथा असमनीय अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य अथवा उपरोक्त समनीय अपराध का समन करने के आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर जो 30 दिन से अधिक ना होगी समाप्त कर देगा, अन्यथा उसके विरुद्ध अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हेतु विकास प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। आगे इसमें जो बिंदु है वो ये कहता है कि अनुज्ञा देना अथवा अनुज्ञा देने से इनकार करने के लिए जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। बिंदुवार इसमें 3-4 बिंदु हैं दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग व्याख्या में बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि ये ध्यान रखना है निर्माण के समन करते समय अधिकारियों को कि अवैध निर्माण कहाँ किया गया है, जैसे कि बेसमेंट, सेमी बेसमेंट,
ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या और अनुवर्ती तलों पर, और साथ ही संलग्न भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, जैसे कि अगल बगल में जो बिल्डिंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, उसमें लाइट और वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, या कोई गोपनीयता पर किसी तरह का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। जैसे कोई अपराध ऐसा है कि हमने उसका समन कर दिया जिसमें कि विंडो किसी दूसरे की तरफ खुल रही है, दूसरी तरफ कोई सरकारी कार्यालय है या किसी की प्राइवेसी इसमें डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे निर्माणों को समन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे वो अधिकारी विचार कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है, क्या बेसमेंट का निर्माण अनुमन्य सीमा से अधिक किया गया है? यदि हाँ, तो संलग्न संपत्तियों एवं विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो हमारी परमिसिबल लिमिट है बेसमेंट की, अगर उससे अधिक निर्माण किया गया है तो उसके अगल बगल की जो संपत्तियां हैं बेसमेंट का अधिक निर्माण करने की वजह से उन संपत्तियों पर उसकी जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समनी से अधिक है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते समय अगल बगल की संपत्ति डैमेज तो नहीं हो जाएगी। इन बातों का भी ध्यान समन करने वाले अधिकारी को रखना है, उसी के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना है। तीसरा बिंदु है, क्या निर्माण की अनुमति इससे पहले अस्वीकार की जा चुकी है? यदि हाँ, तो वर्तमान में समन किए जाने का औचित्य क्या है? अगर किसी केस में पहले उसका कंपाउंडिंग जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, तो ये विचार दोबारा से करने में भी अधिकारी को सोचना पड़ेगा कि पहले क्यों रिजेक्ट करती थी और अब ये कंपाउंड क्यों कर रहे हैं, की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, गुण दोष के आधार पर इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। अगला बिंदु है, क्या निर्माण विद्यमान बिल्डिंग लाइन के प्रतिकूल है? यदि हाँ, तो उसका क्या प्रभाव है? अगर कोई निर्माण ऐसा है जो हमारी किसी रो में और मकान बने हुए हैं, उसकी जो फ्रंट सेटबैक छोड़ने के बाद बिल्डिंग लाइन आ रही है, उस बिल्डिंग लाइन को मेंटेन करने में इस समन किए गए निर्माण का कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो अधिकारी समन करेंगे उनको इस बात का ध्यान रखना है। फिर अगला बिंदु है, क्या निर्माण रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट से प्रभावित है? यदि हाँ, तो क्या उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई है? अगर कोई बिल्डिंग किसी गवर्नमेंट रोड के सामने है, उसके सम्मुख, साइड के सम्मुख सरकारी सड़क है, नेशनल हाईवे है, तो ये देखना आवश्यक है कि सम्मुख सड़क का एनओसी उस आवेदक द्वारा संबंधित विभाग से लिया गया है या नहीं लिया गया है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि समन किया जाना है या नहीं। अगला बिंदु है कि वो कौन से निर्माण हैं जिसपे कि निर्माण जो है वो समन नहीं किया जा सकता, नॉन कंपाउंडेबल नॉन निर्माण कौन कौन से हैं, अब इस पे बात हो रही है। इसमें पहला बिंदु है, सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं यथा सड़क, रेलवे लाइन, पार्क, ग्रीन वर्ग आदि हेतु आरक्षित अथवा उससे संबंधित भूमि पर किया गया निर्माण समनीय नहीं होगा। मतलब हमारे जो मास्टर प्लान और जॉइनिंग रेगुलेशंस और जॉइनिंग प्लान्स हैं, उनमें अगर कोई लैंड हमारी सार्वजनिक सुविधाओं में, ग्रीन बेल्ट में, सेवाओं में, उपयोगिताओं में, जैसे बताया गया था इसमें रेलवे लाइन, सड़क आदि में आ रही है, तो उन पे किए गए निर्माण किसी भी दशा में समनीय नहीं होंगे। अगला कौन सा निर्माण है जो समनीय नहीं होगा? वो इसमें लिखा है कि मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान या किसी का कोई लेआउट स्वीकृत है, उस लेआउट स्वीकृत में जो लेआउट प्लान है या लीज में जो लैंड यूज उस प्रश्नगत भूखंड का दर्शाया गया है, उस लैंड यूज से विपरीत कोई निर्माण किया गया है तो वो किसी भी दशा में समनीय नहीं है। अगला बिंदु है, अवैध उप विभाजन जिसका नियमितीकरण नहीं हुआ है के अंतर्गत स्थित भूखंड पर अथवा भवन पर किया गया निर्माण। अगर कोई निर्माण ऐसा है जो अनऑथराइज्ड सब डिवीजन के अंतर्गत किया गया है, जैसे कि जो अवैध कॉलोनियां हैं, जैसे हमने एक इसके बारे में वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक हम दे रहे हैं कि 100 वर्ग मीटर तक के कौन से भूखंड है जिसमें मानचित्र स्वीकृत कराने से छूट प्रदान की गई है। तो अगर इस तरह कोई निर्माण किया गया है जहाँ पे लेआउट स्वीकृत नहीं किया गया है और प्लॉटिंग कर दी गई है, ऐसे अनऑथराइज्ड सब डिवीजन वाले निर्माणों को भी समन नहीं किया जाएगा। अगला है बिंदु, सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना संबंधित विभाग की अनुमति से किया गया निर्माण। किसी भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर उस विभाग की अनुमति के बिना किया गया निर्माण समनीय नहीं होगा। किसी भी विवादित भूमि पर किया गया निर्माण समनीय नहीं होगा। स्ट्रीट फ्लोर और पार्किंग के अंतर्गत निर्माण किया गया है तो वो किसी भी दशा में समनीय नहीं होगा। नेक्स्ट है कि
भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से ऊंचे भवनों तथा 500 मीटर से अधिक भू आच्छादन अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकंप रोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण। शासनादेश में जिन भवनों के लिए भूकंप रोधी निर्माण किया जाना आवश्यक है, उस कैटेगरी के भवनों में अगर भूकंप रोधी व्यवस्था नहीं की गई है तो वो निर्माण संभव नहीं होगा। इस बिंदु में ये बताया गया है। इसी तरह 4 मंजिल से अधिक तल अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊंचाई के भवनों और विशिष्ट भवनों यथा शैक्षिक, असेंबली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपरोक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो में भवन निर्माण एवं विकास उद्भिद की अपेक्षा अनुसार अग्निशमन व्यवस्था एवं न्यूनतम निर्धारित सेटबैक के बिना किया गया निर्माण किसी भी दशा में संभव नहीं है। नेक्स्ट है, पूर्व निर्मित भवनों में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन परिवर्धन अथवा पुनर्निर्माण जिनके फलस्वरूप भू आच्छादन, FAR, ऊंचाई, सेटबैक, भवन की दृढ़ता आज प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं में स्थानीय अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ये भी निर्माण संभव नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से सब लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। भूखंडी विकास के अंतर्गत तलों की संख्या परिवर्तित किए बिना अनुमानित 10% से अधिक ऊंचाई का भवन जो हमारे प्लॉटेड डेवलपमेंट हैं उनमें अगर फ्लोर्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं भी किया गया है लेकिन पूरे भवन की ऊंचाई जो पहले स्वीकृत और निर्धारित ऊंचाई है उसके 10% ऊंचाई से अधिक ऊंचाई हो गई है तो ऐसे निर्माण भी समन नहीं किए जाएंगे। आगे है, भूखंडी विकास के अंतर्गत निवास योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम चौड़ाई एवं आंतरिक ऊंचाई 10% से अधिक कम होने तथा ऐसे भवनों जिनमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश एवं संवातन का क्षेत्रफल न्यूनतम निर्धारित मानकों से 10% से अधिक कम होने पर किया गया निर्माण। इस कैटेगरी में निर्माण जो आएगा वो भी कंपाउंडेबल नहीं है। नेक्स्ट है, हेरिटेज जोन, संरक्षित स्मारकों तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र तथा प्रतिबंधित ऊंचाई के क्षेत्र में भवन की ऊंचाई के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण। जो भी हेरिटेज जोन या हमारे सिविल एविएशन के उड़ान के क्षेत्र में ऊंचाई निर्धारित है, कोई संरक्षित स्थान है, ऐसे में भी ऊंचाई बढ़ने जो निर्धारित ऊंचाई उससे अधिक ऊंचे भवनों के निर्माण संभव नहीं है। भवन निर्माण एवं विकास उद्भिद में निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित पार्किंग व्यवस्था न होने पर किया गया निर्माण। जो हमारी बिल्डिंग वायलॉज में पार्किंग की रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही किसी भवन में तो वो निर्माण भी समन नहीं किए जाएंगे। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में सह स्वामित्व की भूमि पर एवं सर्व सामान्य सेवाओं जो कॉमन सर्विसेज हैं उसमें जो आरक्षित क्षेत्र में किया गया निर्माण है, जो कॉमन सर्विसेज के लिए क्षेत्र छोड़ा गया है उसमें किया गया निर्माण भी संभव नहीं है। इसके बाद है, 300 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण स्वतः स्पष्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारा मास्टर प्लान, जोनल प्लान या लेआउट प्लान है उसमें हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अगर तालाब, कोई वाटर बॉडी है, जलाशय है, नदी नाले आदि से आच्छादित किए गए हैं तो वो निर्माण भी सामान्य रूप से समन्वित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, भवन निर्माण एवं विकास उद्भिद की अपेक्षा अनुसार कार्यात्मक भवनों तथा 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना के बिना किया गया निर्माण भी संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है, जन उपयोगी भवनों एवं सार्वजनिक सुविधा स्थलों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा, प्रयोज्यता तथा सुगम्यता हेतु भवन निर्माण एवं विकास विविध की अपेक्षाओं के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण भी समनीय नहीं है। दोस्तों, ये जो बिंदु थे ये वो थे जिन कैटेगरी को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही बात करते हैं। ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कंपाउंडिंग के बारे में और बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।